ना आया हूं न जाऊंगा। ज्ञान की, संवाद की, तथ्यों की, सूचनाओं की, इन सब की एक निरंतरता की परंपरा है। आज बात इसी परंपरा पर। तो मार्च 2023 से एक सवाल अभी तक पीछा करता रहा है कि बाबा कहाँ गए, बाबा कब आएंगे। एक हमारा पुराना पॉडकास्ट हुआ करता था, अभी भी है वो, मैं नहीं हूं उसमें, 3 ताल। तो 3 ताल में जो बातचीत, जो एपिसोड्स, जो संवाद आप सब लोगों के साथ में रहा, या जो उसके श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनके साथ रहा, उसमें लगातार ये एक प्रश्न रहा कि आप वापस आइए, या आप ये कीजिए, या आप कुछ और कीजिए। और ताऊ ने इसके बारे में 3 ताल में बताया भी कि आगे कुछ किया जाएगा। तो ये लगातार ये क्रम चलता रहा। मैं रोज सुबह जब उठता था तो कभी इंस्टा पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक के मैसेंजर पे, कभी ईमेल के थ्रू कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सवाल इस पे ज़रूर रहता था कि बाबा कब मुखातिब होंगे, हम आपको याद करते हैं, हम आपको सुनते थे, आपके फलाने एपिसोड में वो वाली बात बहुत सही थी, आपके फलाने एपिसोड में ये वाली बात, इससे मैं सहमत नहीं करता हूँ, लेकिन ये विचार ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, अप्स एंड डाउन्स, तमाम तरह के प्रश्न, तमाम तरह की जिज्ञासाएं वो लगातार चलती रही। इसीलिए लगा कि जब आपसे फिर कभी मुखातिब होंगे तो इन सवालों का जवाब देते हुए और फिर आगे की कहानी, आगे का सिलसिला शुरू करेंगे। ज्ञान एक सतत प्रवाह की चीज है। हमको लगता है कि सुबह सूरज निकलता है और शाम को सूरज डूब जाता है, अंधेरा आ जाता है, लेकिन ना तो कुछ उगता है और ना कुछ अस्त होता है। चीजें सतत एक चक्र में, एक पहिए की तरह चलती रहती हैं। हम देखते हैं कि जो सूरज यहाँ है वो सूरज 12 घंटे बाद कहीं और है। जो प्रकाश जो सुबह अभी यहाँ है वो 12 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 6 घंटे बाद कहीं और है। ये शिफ्ट होता है, एक चक्र की तरह चीजें चलती हैं। हमको लगता है कि गंगा जो है हिमालय से निकलती हैं और गंगा सागर में जाकर के समुद्र में उनका विलय हो जाता है। ऐसा है नहीं, क्योंकि उस गंगा के अस्तित्व के पीछे, हिमालय से निकलने वाली जो गंगा हमें दिखाई देती है, उसके पीछे भी वही बादल हैं, वही समुद्र का पानी है, वही गंगा सागर है, वही तमाम सरिताओं से, सरोवरों से, समुद्रों से वाष्पोत्सर्जन के बाद बने हुए मेघ, छाते हुए, हिम पर्वतों से टकराते हुए, शांत होते हुए, ठंडे होते हुए, हिम बनते हुए, जल बनते हुए, वृष्टि बनते हुए, और फिर सल्फर की चट्टानों को चीरते, तमाम वनस्पतियों को अपने साथ ढोते, तमाम तरह के अवयवों को अपने अंदर समाहित करते हुए, मिनरल रिच करते हुए वो गंगाधारा बनती है, वो मंदाकिनी बनती है, और वो आती है मैदानों पे। तो गंगा कहीं से शुरू और गंगा कहीं पे खत्म नहीं होती है। गंगा एक क्रम है, एक चक्र है। ये बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोग, कुछ बातें, कुछ संदर्भ, कुछ घटनाएं हमको याद आती हैं। याद एक क्रम है। याद आना और याद करते रहना भी एक क्रम है, व्यक्ति के होने और नहीं होने से। इसीलिए जब हम लोग देखते हैं ना कि भगत सिंह की ये बात हमें बहुत पसंद है, या बुद्ध ने ये एक कमाल की बात कही, शंकराचार्य के भाष्य में ये चीज बहुत बेहतरीन है, तो वो बात व्यक्ति की प्रधानता यहां पे नहीं है। ये सारा खेल बाद का है। ये जो याद आने का क्रम है, इसके पीछे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है, कोई ना कोई घटना है। पिता के याद आने के पीछे, जिनके पास पिता नहीं है या जो पिता से दूर रह रहे हैं, उस पिता की बार बार याद आने के पीछे की जो वजह है, वो वजह यही है कि पिता के जो कंट्रीब्यूशंस हैं, जो सूचनाएं हैं, जो सहयोग है, जो घटनाएं हैं, जो अभिव्यक्तियां हैं, वो आपके पास हमेशा रहती हैं और इसलिए आप उनको याद करते हैं। तो व्यक्ति को याद करने के पीछे
चाहे वो महान हो चाहे वो सामान्य हो। किसी जगह को, किसी दृश्य को याद करने के पीछे, चाहे वो सामान्य हो या अविस्मरणीय हो, उनका स्मृतियों में रहना, उनका आपकी याददाश्त में रहना, यह मुमकिन वहीं से होता है। क्योंकि जो अक्सर याद आते हैं वो क्यों कर याद आते हैं, ये सवाल हम सब अपने अपने दिमाग में पूछते हैं। और इसलिए मैं ये सारी बात आज इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं कहीं गया नहीं, ना मैं आया हूं, ना मैं जाने वाला हूं। व्यक्ति का जो शरीर है ना, ये जो आपको सामने एक ये आदमी धोती कुर्ते में बैठा हुआ है, गमछा डाल के बैठा हुआ है, ये माध्यम है, मीडियम है। किताब जिंदगी की तरह है और इस जिंदगी की किताब में से तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की चीजें एक इंसान सीखता जाता है। वो अपनी बातों को, अपने तरीकों को, अपने अनुभवों को आपके साथ में साझा करता है। आपको उनमें से कुछ बातें अच्छी लगती हैं। अच्छी क्यों लगती हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको छूती हैं, आपके अपने अतीत को छूती हैं, आपके अपने समय को छूती हैं, आपकी अपनी पसंद और नापसंद की जो ग्रंथियां हैं उनको छूती हैं। और उसी छुअन की वजह से आपको वो व्यक्ति अच्छा या बुरा लगता है। वो स्पर्श स्मृतियों के किसी भी व्यक्ति के बारे में आपकी धारणाओं को तय करते हैं। तो ये जो सवाल बार बार होता रहा कि आप कब आएंगे, कैसे आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आते क्यों नहीं, दिवाली कब होगी, दिए कब जलेंगे। दिवाली होगी और दिए जलेंगे, बिना दिवाली के भी दिए चल रहे हैं, क्योंकि दिया जो है वो ज्ञान का पुंज है और वो शाश्वत है। एक दिए के बुझने से दियों का क्रम खत्म नहीं होता। एक साल के बीतने से पृथ्वी रुक नहीं जाती है। कैलेंडर मनुष्यों ने बनाए, पशु पक्षियों ने कैलेंडर नहीं बनाए। उनके यहाँ इतवार नहीं है, उनके यहाँ रोजे नहीं हैं, उनके यहाँ नवरात्र नहीं है, उनके यहाँ दिवाली नहीं है, खरमास नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो सारी की सारी वेणियां हैं याद करने की व्यक्ति को, ये हमारी समस्या है, मनुष्य की समस्या है। इसका बाकी जीव जगत ने कोई तय समुच्चय रखा नहीं है, कोई तय अनुक्रमणिका रखी नहीं है। मेरे होने और मेरे नहीं होने से ज्ञान की परंपरा और बात की परंपरा, संवाद की परंपरा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं नहीं था तब भी संवाद और स्मृतियां थीं, कुछ बातें आपको याद थीं। मैं नहीं आता तब भी वो बातें आपको याद रहती, और मैं आ गया हूं, हो सकता है कि उनमें कुछ और नए संवर्धन करूं, नई बातें बताऊं, लेकिन मैं केवल माध्यम भर हूं। इसलिए माध्यम से प्रेम मत कीजिए, बातों के ऊपर टिकिए, बातों को पसंद कीजिए और बातों पे बने रहिए। दूसरी एक चीज आती है कि इस निरंतरता को अगर हम खोलने लगे, और ये केवल ज्ञान की निरंतरता नहीं है, आप पूरे समय के चक्र को देखें। हमको बार बार लगता है कि चीजें खत्म हो रही हैं या चीजें चली गई हैं। ऐसा होता नहीं है, चीजें पुनः वापस आती हैं। हम लोग बार बार इस बात को 3 ताल के शुरुआती एपिसोड्स के समय से हम लोग ये बात कहते आए कि हर चीज एक चक्र में है, और भारतीय दर्शन इसी चक्र के सिद्धांत पर आधारित है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, जो आत्मा की बात है वो भी इसी की है। अब वो आत्मा है कि नहीं है ये द्वितीयक है, ज्ञान लेकिन है, ये भौतिक है, क्योंकि ज्ञान को महसूस किया जा सकता है, उसके उदाहरणों को, उसकी छवियों को, उसके संवाद को, इन सारी चीजों को, तो वो सतत है। और इसीलिए जब शंकराचार्य का जो आप भज गोविंदम सुनते हैं, कुछ लोग, सुबह लक्ष्मी का मुझे बहुत पसंद है, आप किसी और की आवाज़ में अगर सुनते होंगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो ये एक क्रम बताया जाता है। लेकिन ये क्रम केवल वही नहीं है। कभी कुछ पत्थर टूटे, नदियों से बहे, बहते बहते कहां से कहां तक यात्रा करके पहुंचे, और उन्हीं का सेडिमेंटेशन, उन्हीं का वर्षों, हजारों, लाखों वर्षों तक जमते जाना नई चट्टानों को जन्म देता है। तो पत्थर टूटते हैं, पर्वत टूटते हैं, नई चट्टानों को जन्म भी देते हैं। हिम पिघलता है
तो जल बनता है, वाष्प में कन्वर्ट होता है। ये केवल यहाँ की बात नहीं है, ये केवल समय की बात नहीं है, ये केवल प्रकृति की बात नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि धरती अब बचेगी नहीं, धरती खत्म हो गई, या इतने लाख साल पहले धरती लगभग खत्म हो गई थी। डायनासोर्स के सिलसिले में अक्सर कहा जाता है कि अंत हो गई और आखिर में वो खत्म हो गए, और उस वक्त पृथ्वी एकदम एक तरह से शांत निष्ठुर रूप में आ गई। लेकिन वो नव सृजन था। आज हम लोग अहिल्याबाई जी के बनवाए हुए मणिकर्णिका घाट की बात करते हैं। मैं भी गया था पिछले दिनों, बहुत दुखी था देख करके। मणिकर्णिका पे बैठना शमशान के वैराग्य की बोध की तरफ लेके जाता है। फिर मैं ये सोच रहा था कि अहिल्या पहली नहीं थी जिन्होंने मणिकर्णिका को बनवाया, और अहिल्या आखिरी भी नहीं मानी जानी चाहिए मणिकर्णिका के जीर्णोद्धार या बनवाने वाली। हाँ, अपने अतीत के जो प्रमाण उपलब्ध हैं उनके साथ हमें तटस्थ रहना चाहिए, उनको बनाए रखना चाहिए, उन प्रेरणाओं को खत्म नहीं करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक चीज है। इसको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना कहा जाता है। कला इतिहास में कंजर्वेशन इसी बात को कहते हैं। इसलिए जब बामियान का बुद्धा तोड़ा जाता है तब भी दुख होता है, और इसीलिए दुख होता है जब मणिकर्णिका घाट में अहिल्याबाई की मूर्ति और तमाम सारी चीजें हम ध्वस्त होते हुए देखते हैं। लेकिन ध्वस्त होना हमारी और आपकी चेतना में दुख और सुख का कारण हो सकता है, लेकिन ध्वस्त होना नियम भी तो है प्रकृति का, समय का। और अहिल्याबाई से पहले भी लोगों ने मणिकर्णिका घाट बनवाया, अहिल्याबाई के बाद भी लोग मणिकर्णिका घाट बनवा रहे हैं। 1000 साल बाद, 500 साल बाद, 200 साल बाद हो सकता है कि फिर कुछ वहां पे परिवर्तन हो, फिर कुछ नया हो, और हो सकता है कि कुछ नहीं हो, प्रकृति ही कुछ अपने नए तरह के एकदम नई सोपान एवं एकदम नई परिस्थितियां, एकदम नई पारिस्थितिकी खड़ी करे। गंगा अपना रास्ता बदलें, या गंगा मणिकर्णिका के ऊपर और ज्यादा चढ़ जाएं, गंगा और वेगवान हो जाएं, या और रुग्ण हो जाएं। कई अवस्थाएं हो सकती हैं। किसी चीज को नियंत्रित नहीं किया सकता है। यही स्थिति जो है वो राष्ट्रों की है। कई बार लगता है कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद में आप देखिए कि लगा कि दुनिया का भूगोल यहां से पूरी तरह से बदल गया है। कई राष्ट्र धूल के गुब्बारों वाले कब्रिस्तानों में बदल चुके थे। परमाणु बम का प्रयोग जब हुआ तो हमको लगा कि अब जापान, जो उगते हुए सूरज का देश है, वो सदा के लिए अस्तांचल में जा चुका है, नष्ट हो गया है। चीन में सांस्कृतिक क्रांति हुई तो लगा कि इतिहास की तमाम सारी चीजें जो चीन में थीं और जो चीन की संस्कृति का प्रस्फुटन थी, वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। खत्म कुछ होता नहीं है, फिर से पनपती हैं चीजें, फिर से आती हैं कोपलें, फिर से बनती हैं चीजें, राष्ट्र बनते हैं। 1857 से पहले और उसके बाद 90 साल का संघर्ष और 1947 की आजादी, इसके पहले कितने सारे राष्ट्र, और उन राष्ट्रों के चारों तरफ एक नक्शा, उसमें एक राष्ट्र, उसके बाद में उस राष्ट्र की अपनी एक पहचान बनना, उसको आजादी मिलना, और उस आजादी के बाद भी उसके अंग भंग होना, उस आजादी के साथ उसका विघटन, उसका बंटवारा, ये तमाम तरह की चीजें हैं। इसलिए हम जिस नक्शे पे खड़े हैं वो नक्शा हमेशा नहीं था, ये ज्योग्राफिया हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब जो ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है और अफ्रीका वाला हिस्सा है और जिस सब कॉन्टिनेंट पे हम बैठे हुए हैं, ये सारे प्लेटोज जुड़े हुए एक साथ थे। हिमालय कई लाख और वर्षों पहले अस्तित्व में नहीं था, और जब वो अस्तित्व में आया तो उसकी हाइट उतनी ही नहीं है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार अभी भी वो प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है। हम और आपके जीवन में तो हम नहीं देख पाएंगे कि कितना बढ़ा, लेकिन इतिहास तो देखेगा, समय तो देखेगा। यही जो एक बात है, यही होती है संस्कृति और भाषा के संदर्भ में भी। संस्कृत का एक समय था, प्राकृत का एक समय था, पाली का एक समय था, अपभ्रंश का एक समय था, खरोष्ठी थी वो सबसे पहले। इन सारी भाषाओं में एक समय में संवाद हुआ, ज्ञान का, व्यापार का, सबका क्षेत्र ये था। हम पर्शियन स्क्रिप्ट में और उर्दू के साथ में बहुत समय तक
हमारे यहाँ शासन चलता रहा। उसके बाद में ये 200 साल का इतिहास खड़ी बोली हिंदी का है, और वहाँ से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के समय से एक हिंदुस्तानी ज़बान की बातचीत शुरू होती है। आज जिस भाषा में आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भाषा हमेशा नहीं थी, ये भाषा बनी है। और इसके पहले जो भाषाएं थी वो भी बनाई गई, वो भी खत्म हुई। ये भाषा भी अपनी आयु पूरी करेगी, भविष्य में पता नहीं कौन सी भाषा होगी। संस्कृतियां ऐसे ही बनती हैं। मध्यकाल में जो गतिविधियां भारत में हुई, उन्होंने संस्कृति में बहुत सारे बदलाव किए, और उसके पहले का समय एकदम अलग तरीके का समय है। आज जिस समय में हम हैं वो बिल्कुल विचित्र और बिल्कुल अलग समय है। हमको लगता है, हम कई बार पैटर्न पकड़ने लगते हैं। हमको लगता है कि भाई ये पार्टी जीतती आई है, ये क्रम रहा है, पंजाब में ये खेल क्यों हो जाता है, ये 3 बार क्यों जीत गए, अब कब इनका फुल स्टॉप होगा। अरे भाई, कोई रूल है क्या, कोई नियम है क्या कि ये ऐसे ही चीजें होंगी? 2 बार सत्ता निकल आया लॉटरी में, तो आपको लगता है कि सत्ता ही निकलता रहेगा? ऐसे होता नहीं है। तो चीजों का अपना एक क्रम है, बिखरने का और फिर बनने का, नवसृजन का, नवनिर्माण का, बदलाव का। और इसीलिए संस्कृतियों के संदर्भ में, राष्ट्रों के संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में, हमारे व्यापार, हमारे जितने अनुसंधान हैं, संसाधन हैं, इन सब के संदर्भ में हम देखते हैं कि चीजें बदलती हैं। तो बदलना एक प्रवृत्ति है, चीजों का यथारूप नहीं रहना एक हकीकत है, इसको स्वीकार करना चाहिए। निरंतरता इसमें ज्ञान की रहती है, सूचना सतत रहती है, सूचना हमेशा रहती है, सूचना ही ज्ञान के रूप में स्थापित होती चलती है। हम अपनी पसंद और नापसंद के आधार पे इसमें चीजें उठाते हैं। एक बात और आखिर की तरफ कहना चाहूंगा कि ये परिवर्तन ही, जिसे हम कह सकते हैं कि विरोधाभास पैदा करता है, लेकिन विरोधाभास भी स्वयं इस चीज की तस्दीक है कि चीजें बदलेंगी। ज्ञान की निरंतरता में गति का होना बहुत आवश्यक है, और गति के लिए हमेशा बदलाव चाहिए, विरोधाभास चाहिए। दिन के बाद में रात चाहिए, तभी दिन वापस आने वाला है, नहीं तो दिन नहीं आएगा। रात का बोध खत्म कर देंगे तो दिन, और दिन का बोध खत्म कर देंगे तो रात, ये अवश्यंभावी बन जाएंगे। तो ये एक चीज है, और इसीलिए कई बार आप पाएंगे कि विचार भी विरोधाभास लाते हैं। उसी वेद में किसी एक परिस्थिति में एक बात कही जा रही है, और वैसी ही परिस्थिति में किसी दूसरे कालखंड में या किसी दूसरे समय में दूसरी बात कही जा रही है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो अभिव्यक्ति की आजादी पे एक क्लॉज एक बात कहता है और दूसरा क्लॉज दूसरी बात कह देता है। तो बहुत सारे विरोधाभास, बहुत सारे विचारों का बदलना, विचारों का परिवर्तित होना, परिपक्व होना, ये सारी चीजें भी होती हैं। तो कुल मिला के बात निरंतरता की है, और निरंतरता किसी न किसी रूप में जारी रहती है, बनी रहती है। चेहरे बदल जाते हैं, या नाम संज्ञाएं बदल जाती हैं, शो और कैमरे बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, लेकिन निरंतरता वहीं की वहीं रहती है। ठीक उस तरह से जैसे एक गुरु ने एक शिष्य को एक खाली मटका दिया और कहा कि ये गागर है, ये मैं तुम्हें सौंपता हूं। उस गागर में ना सरफियां थी, ना मुद्राएं थी, ना कुछ खाद्यान्न था, ना आभूषण थे, कोई भी जरूरी चीज कुछ भी नहीं, रिक्त घट। कालांतर में आगे चल के वो शिष्य खुद गुरु बना, उसके शिष्य हुए। अपना समय पूरा करते करते उसने वो घड़ा अपने चेलों को दिया। चेले गुरु बनते रहे और चेलों को घड़ा देते रहे। खाली घड़ा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचता रहा। इसमें घड़ा खाली है लेकिन निरंतरता है। यही समय की, ज्ञान की निरंतरता है। एक चीज पीढ़ी दर पीढ़ी चल के दूसरे तक पहुंची। व्यक्ति, समय, चेहरे महत्वपूर्ण नहीं रहे, घड़ा सतत रहा। निरंतरता से जुड़िए, निरंतरता से प्रेम कीजिए, निरंतरता को समझिए। ये नया शो है, ये नई बातचीत का एक प्रयास है। यह आगे चल के क्या रूप लेगा, कैसा होगा,
किन विषयों पे बातचीत होगी, क्या कहा जाएगा, किसको छोड़ा जाएगा, क्या करना चाहिए, ये सारे सुझाव आप लोग दीजिए। अगले कुछ 3, 4, 5 एपिसोड्स में ये थोड़ी-सी स्पष्टता हमें भी आएगी और आप लोगों के सुझाव के हिसाब से इसको मांझा जाएगा। प्रयास यही है कि बहुत दिन हुए बात किए, अब बात की जाए। जय हो।